क्वेश्चन टॉपिक स्टूडेंट क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि अपन पढ़ चुके थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट एग्जाम में आते हैं। डेल्टन जी ने 4 पॉइंट कह दिए थे और यही से अपनी बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। उसी समय से सबसे केमिस्ट्री का पहले बार में कुछ ऐसा हुआ कि हाँ फिर डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ गए थे। तो ये थे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थे। उन्होंने 4 पॉइंट दिए थे। 4 पॉइंट के बुक में पेज नंबर 16 पर लिखे हुए हैं। इन 4 पॉइंट को आपको एज याद करने पड़ेंगे और एज भी लिख के आने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजुअल आइटम्स। जो मैटर होता है, मैटर जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। मैटर इज एन इंडिविजिबल, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। जो भी मैटर में आइटम होते हैं, मतलब मान लीजिए आइटम है क्लोरीन का आइटम है, क्लोरीन का आइटम का आप और तोड़ नहीं सकते, उस आइटम को और तोड़ नहीं सकते हो आप। लेकिन अपन क्लोरीन को और स्टडी कर चुके हैं, जिसमें अपन ने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैटर में हमारे आइटम उसको और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो और उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपन ने इसको और डिवाइड करना है, तो अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी डिवाइड कर रहा है काफी अंदर तक। तो कुछ ये प्लान का कहने के लिए अपन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये डेल्टन्स लिए के एटॉमिक थ्योरी के डेल्टन भैया के एटॉमिक थ्योरी डेल्टन भैया देखे गए हैं उस समय में, जिस समय में स्कोप नहीं हुआ करता, अच्छे वाले माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता, नैनोस्कोप नहीं हुआ करते थे। तो उस समय देखे गए हैं, तो इनकी दूसरी भैया इमेज को बना कर रखनी पड़ेगी। तो इनके 4 पॉइंट्स है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास। अगर जितने एलिमेंट है वो सारे सेम प्रॉपर्टी, जितने सारे सेम एलिमेंट्स है वो सारी सेम प्रॉपर्टीज रिक्वायर करेंगे, और अगर दूसरे होंगे तो उनके मास और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। मतलब कोई दूसरा आइटम में दूसरी प्रॉपर्टी होगी, कोई सेम आइटम में और कहीं भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में सेम आइटम मिलता है तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। H2 plus O2 का मिलना H2O होता है। इसमें ये 2 चाहिए होते हैं, ये 1 चाहिए होता है, तो जब फॉर्मेशन होते हैं तो ये 2:1 रेशियो में चलते हैं। मतलब अगर अपन अलग-अलग रेशियो में जब कंपाउंड्स होते हैं और वो कंबाइन होते हैं तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनता ही बनता है, ऐसा उन्होंने कहा है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब फोर्थ पॉइंट में कहा है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीस आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। Chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. नॉट ये पॉइंट इस समय कहते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, तो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ये 2 हाइड्रोजन थे वो ऐसे जुड़े होते हैं, अब ऑक्सीजन के तापमान को ऐसे जुड़ जाते हैं, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो हुआ है, लेकिन हमने कहा टूटते नहीं हैं, neither created nor destroyed। तो लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर ये 2 इस्तेमाल हुए हैं, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये स्टार्टिंग में 2 इस्तेमाल हुए, ये 1 हुए और ये जाते ये कंपाउंड 2 बने, ये से 2 कंपाउंड बने, H2O से 2 कंपाउंड बने, तो भैया कहीं भी अपना एटम का लॉस नहीं हुआ है। 2 into 2 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 into 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 into 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में सारे जो भी 4 हाइड्रोजन थे, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। तो कहीं भी कोई भी आइटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ना ही एक्स्ट्रा कहीं से बनाया गया है। तो वही हमने कहा था कि कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा उस केमिकल रिएक्शन में, और ना ही कोई एक्स्ट्रा एटम कहीं से बनेगा। लेकिन ये बात गलत हो गई जब चक्कर आया रेडियो एक्टिविटी। तो चक्कर आया रेडियो एक्टिविटी में अपन दूसरा एक एटम से दूसरा एटम तैयार कर देते हैं, अपन दूसरे कोई दूसरे
एटम होगा Ru से Lu बनाने तक का सफर अपने रेडिएटिविटी को तय कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यही बात है कि रेडियो एक्टिविटी ना कुछ पॉइंट्स के बाद कर दी और आगे हम ये करना है कि जब हम बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है, बेसिक केमिस्ट्री में डेल्टन के लिए लॉ पूछेंगे तो लिख के आना पड़ेंगे। 4 लॉ थे, पेज नंबर 16 पर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पर। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एवरेज एटॉमिक मास सबकी बात करेंगे हम एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास की यूनिट होती है मोल्स। अपन ए एन यू, अपन इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को ए एन यू से, जो कि अब इसे यू कहते हैं, अपन तो यू कहते हैं, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास मतलब अब हम एटॉमिक मास क्या होता है अपनी बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास ये होता है कि अपन ने एक एटम उठाया, अपन ने कोई एक पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़े पीरियोडिक टेबल रख दिए जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और सबका एक वेट लिखा हुआ है उनके सामने। तो वो वेट क्या है? वो रिलेटिव वेट है, वो रिलेटिव वेट है। अब रिलेटिव वेट क्या होता है सर? रिलेटिव वेट ये होता है कि उन्होंने उस टेबल में से, जैसे टेबल दिखती है आपको, उस टेबल में से एक एलिमेंट उठाया है, वो कुछ नाम लिखा है, उसका नाम है कार्बन। क्या नाम है उसका? कार्बन। कार्बन को अपन ने स्टैंडर्ड घोषित कर दिया 1692 कुछ था, इसमें लिखा हुआ है 1961 में। 1961 में उन्होंने ये बोला कि ये हमारा मेन रहेगा, इसको इससे हम बाकी सबके वेट आएंगे। तो इसी के 1/12 को अपन कहते हैं, इसके 1/12 वेट को अपन कहते हैं कि वो 1 U के बराबर है। ठीक है, तो वैसे हाइड्रोजन का वेट जो 1 U आता है, 1 U, इसी को 1 ग्राम कहते हैं। तो ये वेट आता है, इस वेट का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से 1/12 टाइम्स है। क्या है? 1/12 टाइम्स, मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल पर वेट लिखा हुआ है वो उसका एक्चुअल में क्या लिखा है? 1/12 इनटू जो उसका वेट लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कार्बन से इतने गुना हल्का या इतने गुना भारी है, वो हमेशा कार्बन के रिस्पेक्ट में है। तो कार्बन जो है वो एटॉमिक मास के लिए चुना गया है। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। अब कार्बन का वेट उन्होंने 12 घोषित करा है। क्या घोषित करा है? 12। इसलिए हम कार्बन का वेट क्या बोलते हैं? 12। कार्बन के वेट का रिलेटिव है, तो रिलेटिव से 1/12 of this atom weight is 1 U, this atom is weight मतलब हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे करके वेट डिफाइन कर दिया हमने। तो 1/12 फॉर्म किया है सबका। अब इसमें से बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। ये तो था एटॉमिक मास हम देखेंगे कार्बन का एक बार हिस्से को बाकी सबके मास से कंपेयर करके को बनाया गया है। कार्बन को 12 मान लिया है, 12 मास है, बाकी सबके उसके 1/12, बाकी सबको वेट करने के लिए उसको 1/12 से डिवाइड करना और जो भी आया वो उसका वेट हो गया। तो वैसे ही अब एवरेज एटॉमिक मास, अब एवरेज एटॉमिक मास क्या दिक्कत है? ये मतलब एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक क्या होता है? सबका एवरेज निकाला और निकाल एवरेज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक कहाँ है? मॉलिक्यूल है, क्या कहा है? एटम कहा है। तो एक एटम का एवरेज मास कैसा होता है? एक क्लोरीन एटम है, इस क्लोरीन एटम को मैं इसको क्लोरीन के साथ ऐड क्यों करूंगा? क्लोरीन एटम इसके एटॉमिक इधर एटम कहा है और एवरेज कहा है। तो दिक्कत ये हुई केमिस्ट्री में, ये फाइंड करके पाया गया कि जो क्लोरीन एटम है, मान लीजिए क्लोरीन एटम में, क्लोरीन एटम दो तरह के आइसोटोप में पाया गया। क्लोरीन का था 35.5, क्लोरीन का 35.5 था। सॉरी कार्बन का हाँ, कार्बन जो है वो दो आइसोटोप का फॉर्म हुआ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब कार्बन के 3 फॉर्म मिले हैं, कार्बन के 3 फॉर्म मिले, मतलब नेचर में कार्बन के 3 वेट मिले उनको, 3 वेट 12 मिला, 13 मिला, 14 मिला। लेकिन अब अपन को स्टैंडर्ड मिला, अपन को
अपने जो बुक है उस बुक में एक ही बार डाला तो उसका क्या था, अपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला, इसका वेट इसका वेट इसका वेट निकाला, तो वेट निकाली, सभी का वेट निकाली और इन सब की एबंडेंस निकाली। एबंडेंस मतलब ये धरती में कितने कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, ये वाला कितना परसेंट में अवेलेबल है, ये वाला कितना परसेंट में अवेलेबल है, ये वाला कितना परसेंट में अवेलेबल है। फिर इसका मतलब ऐसे किया परसेंट इनटू कार्बन 12 प्लस परसेंट ऑफ कार्बन 12 परसेंट ऑफ कार्बन 13 इनटू कार्बन 13 का वेट प्लस परसेंट इनटू 14 कितना परसेंट, कार्बन 14 कितना परसेंट अवेलेबल है इनटू कार्बन 14 का वेट डिवाइडेड बाय 3। जहां ये परसेंट है मतलब जहां इसको पहले 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करा और इससे निकाला हमने एवरेज एटॉमिक मास, क्या निकाला हमने, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसी मास को हम यूज करने लगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला, फॉर्मूला क्या है, सारे आइसोटोप दिए होंगे, आइसोटोप का परसेंटेज दिया हो, कितना परसेंटेज धरती में अवेलेबल है, कितना इसका वेट है, कार्बन 13 आइसोटोप में कितना परसेंट अवेलेबल है, कितना वेट है, कार्बन 14 कितना परसेंट अवेलेबल है, कितना वेट है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, इन दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, इन दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, तो तीनों का ऐड किया, तीन वैल्यू थी, एवरेज निकाल के डिवाइड बाय 3, ऐसे ही 4 में डिवाइडेड बाय 4, 5 में डिवाइडेड बाय 5, ऐसे इक्वेशन बनती है। तो ये था अपना एवरेज एटॉमिक मास। अब आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ये होता है कि अभी तक अपन ने क्या देखा है, कार्बन एलिमेंट देखा, एक हाइड्रोजन एलिमेंट देखा, अपन ने ये तो सिंगल एलिमेंट सिंगल आइटम, लेकिन H2O जो है वो एक मॉलिक्यूल है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसे है, जिसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो अलग अलग एटम। एटॉमिक मास का बोलेंगे जब उसमें दो सिर्फ एटम होंगे, सिर्फ सिंगल आइटम होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास का बोलेंगे जब उसमें मल्टीपल, मोर देन 2, वन और मोर, 2 और मोर देन 2 अगर एटम्स होंगे एक कंपाउंड के अंदर तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल, और उसका जो मास निकलेगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, जितने नंबर इसके एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स of first element into weight of that element। ऐसे प्लस करते हैं, अगला वाला ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट, इसको सेकंड वैल्यू देगा, सेकंड एलिमेंट इनटू वेट ऑफ दैट एलिमेंट, इसका वेट। तो इसका अपना आंसर निकाल जाएंगे तो कितना आएगा, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, कितने एटम प्रेजेंट है 2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने एटम प्रेजेंट है 1, उसका वेट कितना होता है 16, इसको सॉल्व करना क्या आएगा 2 + 16 18, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम या तो H2O का एटॉमिक वेट निकला, H2O का निकला मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल। अब वैसे ही बात करते हैं अभी फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास कैसे लिया, आपने H2 पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, तो ये फॉर्मूला मास क्या हो गया, अपन H2O के ऊपर देखते हैं, H2O भी तो एक मॉलिक्यूल था, तो आपने सुना NaCl कंपाउंड, नमक घर पे यूज करते हैं, NaCl कंपाउंड क्या है, ये एक्चुअली में आप स्लोगस और इसका सीधा क्लास के मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग तरह के एक्चुअली प्रेजेंट तो है, लेकिन ये फाउंड होता है नेचर में, कोई नेचर में क्रिस्टल रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है, क्रिस्टल के रूप में मिलता है, ऐसे ही क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। आप 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सॉलिड स्टेट में आपको पता चल जाएगा कि NaCl जो है वो ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। तो ये यहाँ पे Na होता है सोडियम, और इसके 6 साइड 1 2 ये 3, वैसे इसके क्रिस्टल स्टोर भी होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, वैसे 3 इसने सराउंड किए तो 3 लोग सराउंड होते हैं, तो एक Na
6Cl एटम, 6 एक Na पॉजिटिव, एक 6Cl नेगेटिव सब में घिरा होता है, वैसे ही एक Cl नेगेटिव 6Na पॉजिटिव के साथ घिरा होता है। तो अब जो आयंस वाले जो कंपाउंड जिसमें आयंस बनते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, उसमें ये दिक्कत होती है कि हमें पूरा क्रिस्टल मिलता है, मतलब ये 3 डायमेंशनल में और वास्ट एकदम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं। जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फार्मूला मास निकालते हैं। तो फार्मूला मास में ये करते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का अलग अलग वेट करते हैं। Na का 23, Cl का 35.5। तो सॉल्व किया, जो भी आंसर आया हमने लिख दिया 58.5। तो ये इसका आंसर आता है, इसमें Na का अलग Cl का अलग। अब फार्मूला मास को ये समझिए, फार्मूला मास उनका निकलता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो फार्मूला मास उनका निकलता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस का वेट निकालना होता है, जिसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, उसमें हम फार्मूला मास की बात करते हैं। तो ये थे कुछ अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे एक क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन में ये है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है किसका, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ग्लूकोज 53H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इनटू वेट ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको सॉल्व करने जाते हैं अपन। इसको सॉल्व करते हैं तो कार्बन के 6 एटम हैं इनटू वेट इसका 12 है, हाइड्रोजन का वेट 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन का वेट 1 है प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 6 है, इसका वेट ऑक्सीजन का वेट 16 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके आता है तो इसका मॉलिक्यूलर मास 180 यूनिट होगा, 180 यूनिट लिखने को मिलेगा 180 U। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसका आपने क्वेश्चन दे दिया है। अब आपसे कोई बोलेगा एटॉमिक मास निकालो, एवरेज एटॉमिक मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, फार्मूला मास निकालो, तो आप सीधा बस देखिएगा और फार्मूला जब हम लिखते हैं तो फार्मूला लिखते हैं, सीधा इसके आंसर निकाल दीजिएगा। तो इनमें कुछ बातें हो गई है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड सब। तो अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं मोल कंसेप्ट पर। तो अपन पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट ये होता है कि उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एक मोल की वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि एक मोल की वैल्यू हर एक कंपाउंड में अगर एक मोल की वैल्यू की बात हो रही है, मतलब उसके एटॉमिक मास की बात हो रही है। जैसे कि 1 दर्जन केले में हमेशा क्या बोलेंगे, 12 बनाएंगे। 1 दर्जन केले में 12 बनाते हैं। वैसे ही 1 दर्जन एप्पल में 12 ही एप्पल आएंगे। वैसे ही एक मोल में जब भी किसी बोलेंगे कि कार्बन का 1 मोल लेना है, तो मैं बोलूंगा 1 मोल मतलब कार्बन का 12 ग्राम लेना है। वैसे मैं बोलेंगे कि ऑक्सीजन का 1 मोल लेना है, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है 16 ग्राम लेना है इसको। वैसे मैं बोलूंगा कि सल्फर का 1 मोल लेना है, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो वेट होगा उसको उतना ही लेना है, मतलब सल्फर 32 ग्राम का होता है। तो मतलब मुझे अगर कुछ बोला है कि इस कंपाउंड का 1 मोल ले लो, तो मतलब उसका जो वेट होता है उतना लेना है। ऑक्सीजन का 1 मोल ले लो तो 16 ऑक्सीजन लेनी है। 1 मोल ऑफ सल्फर ले लो तो वेट कितना लेना है। वैसे H2O का बोलते थे मेरे को, इसका 1 मोल ले लो तो मैं क्या देता कि 18 ग्राम मुझे H2O लेना है। मतलब 1 मोल से वेट देता है, तो उसका एक्चुअल वेट जो होता है उतना बस उसको लेना होता है। तो ये मोल डिफाइन करता है।
मोल का एक हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि हर एक रिएक्शन में मेरा रिएक्शन लिख देना H2 H2 plus O2 इसमें मोल याद रखिएगा 2 मोल H2 ले लें, 1 मोल O2 ले लें, तो 2 मोल H2O बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 ग्राम H ले लें, हाइड्रोजन ले लें, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, तो 18 ग्राम 32 ग्राम H2O बन जाएगा। ठीक है, 2 मोल मतलब 2 into 1 ग्राम, 1 मोल मतलब 1 into 16 ग्राम, 2 मोल मतलब यहाँ पर H2O पे 2 मोल कितना होगा, 2 into H2O का वेट 18 ग्राम, 32 ग्राम इक्वल है। मतलब जो इसके आगे जो लिखे होते हैं यही इस रिएक्शन में यूज होने वाले मोल है। अगर आपको क्वेश्चन कोई दे दे कि 4 मोल हाइड्रोजन लगेगी तो इस रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना सामान लगेगा, तो अगर 4 मोल हाइड्रोजन लगी है 2 into 2 4 होता है, तो 4 मोल हाइड्रोजन लगी तो वैसे 1 into 2 कर देते हैं, 2 मोल ऑक्सीजन लगेगी जिससे कि 2 into 2 4 मोल ऑक्सीजन H2O बनेगा। तो मोल ये हो गया, अपने मोल के बारे में पढ़ लिया कि मोल क्या होता है। 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of isotope। हमने बात कर ली थी ऑर्गेनिक बात कर रहे थे, हमने बात की कर ली थी कि अगर सेम वॉल्यूम हमने के लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़ा था, उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, सॉरी एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, उस एवोगाड्रोस लॉ पढ़ लिया था हमने कि अगर दो सेम 3 लीटर और 3 लीटर के लिए तो इधर जितना हाइड्रोजन होगा इधर जितना H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो मॉलिक्यूल्स में सेम होंगे। तो वैसे हमने कहा कि अगर 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो इसका 1 मोल के हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल हाइड्रोजन में उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑक्सीजन में। सब इसलिए वेट अलग अलग होगा, वेट दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन मोल दोनों में सेम होंगे। क्योंकि मोल जो डिफाइन होता है, मोल कहता है क्या ना काउंटिंग, ये जो मोल है ये काउंटिंग है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन एटम। मोल क्या है, इट इज अ कैलकुलेशन, इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन एटम। और ये भी फाइंड किया जा चुका है कि एक कार्बन एटम में कितने, एक 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो है एवोगाड्रो नंबर के 6.022 into 10 की पावर 26। एक मोल में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब 1 मोल कार्बन में 1 मोल कार्बन तो उसमें 6.022 into 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन ले लूं तो उसमें 6.022 into 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं 1 मोल H2O ले लूं तो उसमें 6.022 into 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो ये होता है मोल।
अब इसमें बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। इसकी बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि उसका परसेंटेज कितना है उस कंपाउंड में। परसेंट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिर्फ उस कंपाउंड में, जैसे किसी एक को कंपाउंड है तो अपन मीथेन कहते हैं, मीथेन में एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। मतलब क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसका बाद को फॉर्मूला क्या है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का कि वो पहले मास ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ एटम। मान लीजिए मुझे निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन 12, mass of carbon is 12 and number of carbon 1 divided by total mass. Total mass is number 12. Mass of nitrogen, mass of carbon into 100% निकालने के लिए into number of atom 1 plus weight of hydrogen 1, number of atoms 4 into 100। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए आंसर निकलेगा, अपना आंसर बनने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 16 3 4 into 100 25 75% रहेगा। उसमें जो 75% रेशियो है वो रहने वाला है अपना 75% रहने वाला है कार्बन का और 25% इसमें हाइड्रोजन। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन निकाला हमने सीख लिया ना। आज के लिए परसेंटेज कंपोजिशन हो चुका है। अपन परसेंटेज कंपोजिशन मोल कंसेप्ट, मोलर मास पढ़ लिया अपन। एक्चुअली मोलर मास पढ़ चुके हैं। मोलर मास कहने वाला हूं कि मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अपन जो 12U 18U लिख रहे थे, 12U ये कार्बन का लिखा अपन ने, इसी को अपन 12 ग्राम कह देते हैं, 12 ग्राम कह देते हैं, 12G कहते हैं। तो हम कहते हैं कि मोलर मास, मोलर मास। हाँ, और एक और चीज बोल रहा हूँ कि मोल का मतलब एक मोल को ही अपन 1 ग्राम एटम क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम इज अ यूनिट, ध्यान रखिएगा। ग्राम एटम इज अ यूनिट। मतलब ऐसा नहीं, कभी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बोलेगा 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन। तो मतलब वो 1 मोल क्लोरीन की बात कर रहा है, 1 मोल क्लोरीन की बात कर रहा है। इसका मतलब 1 मोल क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम इज अ यूनिट, तो ध्यान रखिएगा। इसके आगे अपन बात करते हैं। थैंक यू सो मच।